Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, अपना सेकंड चैप्टर जो है प्राणियों में पोषण वो चल रहा है और उसके लिए मैंने आपको मूल्यांकन के लिए कहा था कि मैं मूल्यांकन लूँगी। तो उम्मीद है बच्चे तैयार होंगे मूल्यांकन के लिए, याद करके आए होंगे जो प्रश्न मैंने दिए थे वो प्रश्न याद किए होंगे आप लोगों ने। तो मूल्यांकन के प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, अंतःग्रहण किसे कहते हैं? अंतःग्रहण किसे कहते हैं? प्रश्न 2, लार ग्रंथि का कार्य बताइए। लार ग्रंथि का कार्य बताइए। और प्रश्न 3, जीव के कोई 2 कार्य लिखो। जीव के कोई 2 कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 नंबर का मूल्यांकन है आपका। ये है 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, और जीव के 2 कार्य लिखने हैं तो 2 नंबर के। 4 नंबर का मूल्यांकन है। वीडियो को पॉज लगाओ, रोको थोड़ा सा और इन प्रश्नों के उत्तर पहले ईमानदारी से अपनी कॉपी में कर दो और उसके पश्चात मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगी और आपको उसके अनुसार चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन प्रश्नों के उत्तर कर लिए होंगे। इनके उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। पहला प्रश्न है, अंतःग्रहण किसे कहते हैं? भोजन को हमारे शरीर के द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। वापस से बता रही हूँ, भोजन को हमारे शरीर के द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा है, लार ग्रंथि का कार्य बताना है। तो लार ग्रंथि भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलती है। लार ग्रंथि भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलती है। तीसरा, जीव के कोई 2 ही कार्य लिखने हैं। मैंने 4 लिखवाए थे आपको। तो जीभ बोलने में सहायक होती है, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है और जीभ भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है। तो ये 4 कार्य में से कोई भी 2 कार्य अगर लिखे हैं तो 2 नंबर दे दो। ठीक है बच्चों, तो आपने ये मूल्यांकन कर लिया होगा। नंबर दे दीजिए अपने आप को। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मानव पाचन तंत्र में हमने मुख गुहिका के बारे में जान लिया। सबसे पहले जो मुख गुहिका थी उसके बारे में हमने जान लिया है। मुख गुहिका के 3 भाग होते हैं, दांत, जिह्वा और लार। उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखो बच्चों, कुछ इसमें क्रियाकलाप दे रखे हैं। उससे पहले हमें ग्रास नली पर आए उससे पहले क्रियाकलाप दे रखे हैं कि निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती और करेले का रस। और मित्र की आँखों पर पट्टी बांधकर उसे जीभ बाहर निकाल कर कहिए और वो जीभ चखेगा तो उसे अलग अलग स्वाद क्या होते हैं पता चल जाते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो है वो स्वाद का पता लगाने के लिए है कि जीवा जो है वो स्वाद में हेल्प करती है, स्वाद का पता लगाने में मदद करती है।
अब हम आते हैं भोजन नली पे। ठीक है बच्चों, दूसरा भाग जो है वो है हमारा पाचन तंत्र का भोजन नली। पहला कौन सा था? मुख गुहिका, भोजन नली या इसे ग्रास नाल भी कहते हैं। भोजन नली या ग्रास नाल और या फिर ग्रसिका। ग्रसिका, ग्रसिका भी इसे कहते हैं। ग्रास नाल, ग्रसिका, भोजन नली ये सब इसी के ही नाम है। अब निगला हुआ भोजन जो है वो ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती है, गले में और वक्ष में होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। जो भी आहार नाल है पूरी वो संकुचित होती रहती है। संकुचित होगी फैलेगी, संकुचित होगी फैलेगी। इससे ताकि क्या होता है, भोजन आगे धकेला जाता है। यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन मतलब उल्टी। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपको उल्टी किया हो। इसके कारण के विषय में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई बार ऐसा भोजन हम कर लेते हैं जो हमारे शरीर जो के लिए हानिकारक होता है। तो उस या ज़रूरत से ज़्यादा भोजन हमने कर लिया, तब उस स्थिति में हमें वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। तो बच्चों, ग्रसिका या ग्रास नाल में सिर्फ इतना सा है, ये एक मार्ग है किसके बीच में, मुख गुहिका और आमाशय है ना, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है तथा इसमें लगातार संकुचन होता रहता है। ठीक है, जिससे कि भोजन जो है वो आगे बढ़ता है। तो ग्रास नाल में इतना ही है। अब तीसरा पार्ट आता है आमाशय। तृतीय भाग है आमाशय। आमाशय के अंदर देखो बच्चों, आमाशय छोटी भित्ति वाला एक थैले नुमा संरचना होती है। यह जे की आकृति का होता है। यह जे की आकृति का होता है। अब बच्चों यहाँ से ये ध्यान में रखना, आमाशय के बाद छोटियाँ, छोटियाँ से बड़ियाँ, तो फिर मलद्वार। ये मैं हटा रही हूँ अब डायग्राम। ठीक है, अब आमाशय के बारे में देखें। आमाशय देखो, ये है ग्रासनाल। ठीक है, ग्रसिका या ग्रासनाल। अब ग्रसिका या ग्रासनाल जो है इससे जुड़ा होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय जो है वो यू की आकृति का होता है। इस तरीके का इसका आकार होता है। अब ये जो भोजन है वो इस तरीके से फैलेगी और सिकुड़ेगी और भोजन जो है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। ये भोजन, ये ग्रसिका, ये आमाशय। ठीक है बच्चों, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ये चपटा और जे की आकृति का होता है। जे वो बोलते हैं इसको, यू शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो जे की आकृति का ये होता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करके क्षुद्रांत में ये खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म जो है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ
आ जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो होता है उसको जठर रस बोलते हैं और ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो बच्चों, आमाशय के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें, आमाशय में पाचन कैसे होता है, ऐसे प्रश्न आता है, तो हम क्या लिखेंगे? आमाशय जो है वो क्या है? आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलेनुमा संरचना, मोटी भित्ति वाली थैलेनुमा संरचना जो चपटी तथा जे आकृति की होती है। ठीक है। दूसरा, आमाशय में श्लेष्मल जठर रस और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आमाशय में श्लेष्मल जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है बच्चों। अब जो श्लेष्मल है इसका क्या कार्य है? श्लेष्मा जो है वो आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। श्लेष्मा जो है वो आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जीवाणुओं को नष्ट करना तथा माध्यम को अम्लीय बनाना। ये जीवाणु जो होते हैं, भोजन के साथ अगर कुछ जीवाणु प्रवेश कर जाए तो उनको नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। फिर लास्ट बचता है जठर रस। जठर रस का क्या कार्य है? यह प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है? जठर रस करता है। तो बच्चों, आमाशय आपके क्लियर हो गया होगा। आमाशय जो है वो मोटी भित्ति वाली थैलेनुमा संरचना होती है जो चपटी तथा जे आकृति की होती है। आमाशय में 3 रस स्रावित होते हैं: श्लेष्म रस, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
जो श्लेष्मा होता है वो आमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करती है कि क्योंकि कई बार भोजन क्या होता है हम ढंग से चबाते नहीं हैं और उसको निगल लें, तो आमाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है वो बहुत मुलायम कोमल होती है, उस पर क्या हो जाता है कई बार घाव भी बन जाते हैं। तो उससे रक्षा करने के लिए श्लेष्मा का स्रवण होता है, जिससे आंतरिक भित्ति जो होती है बहुत चिकनी लसलसी बनी रहती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अगर भोजन में मान लेते हैं कुछ जीवाणु आ जाए या कुछ हानिकारक जीव आ जाए तो ये अम्ल उसको नष्ट कर देता है और साथ ही माध्यम को ये बनाता है अम्लीय, जिससे अम्लीय बनने के कारण जो पाचक रस है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो आसानी से क्रिया करने लगता है भोजन के साथ में। तीसरा है जठर रस, जिसको पाचक रस भी बोलते हैं आमाशय का, तो आमाशय के पाचक रस को क्या बोलते हैं जठर रस। और यह क्या करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो आया बच्चों समझ में, जो आपके आमाशय जो है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, ये है कि जैसे एक उल्टी वाला आपके दे रखा है कि उल्टी क्यों होती है। कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो हमको खांसी उठती है और हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। ग्रसिका से जो वायु आई उसको फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से जो है वो किस प्रकार रोकते हैं, एक वॉल्व होता है जिससे ग्रास नली और श्वास नली जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। देखो ग्रसिनी जो होती है, मुख गुहिका के बाद में एक ग्रसनी होती है जहाँ पर ग्रास नली भी खुलती है और श्वास नली भी खुलती है, और ग्रास नली और श्वास नली साथ साथ चलते हैं बच्चों। परंतु एक वॉल्व होता है, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो ये वॉल्व कहाँ लग जाता है, श्वास नली में, ताकि भोजन कहाँ ग्रास नाल में ही जाए। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो श्वास वो लग जाता है ग्रास नाल में, कि जो हवा है वो ग्रास नाल में ना जाए। तो इसलिए ये वॉल्व जो होता है वो इसको नियंत्रित करता है। अब बच्चों हम आते हैं शुद्रांत पे। आमाशय समझ में आ गया बच्चों आपको। अब हम आएंगे शुद्रांत के अंदर। चौथा भाग है हमारा शुद्रांत। शुद्रांत जो है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत जो है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अग्नाशय ग्रंथि आती है। अग्नाशय ग्रंथि भी हल्के पीले रंग की होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। देखो बच्चों, शुद्रांत के बारे में हम लिखेंगे 7.5 मीटर लंबी नली। ठीक है, लंबी कुंडलित नली लिखते हैं, कुंडलित होती है क्योंकि कुंडलित नली। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें यह पाचक रस स्रावित
करती है, ठीक है। और इससे दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, दो ग्रंथियां इससे जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इसमें पहली आती है, जो पहली ग्रंथि है वो है यकृत, ठीक है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। प्रश्न आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और यह क्या स्रावित करती है, यह पित्त रस स्रावित करती है, पित्त रस। स्रावित करती है, जो कि पित्ताशय में संग्रहित रहता है, ठीक है। पित्ताशय में संग्रहित रहता है। फिर ये जो पित्त रस है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त रस वसा का पाचन करता है, मतलब वसा के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये तो दो ग्रंथि, एक ग्रंथि ये हो गई। अब देखो बच्चों, दूसरी ग्रंथि जो आती है वो आती है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और अग्नाशयिक रस स्रावित करती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन का कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। यह अग्नाशयिक रस स्रावित करती है, ठीक है, जो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्षुद्रांत जो है वो क्या है, वो एक 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है। ये पाचक रस स्रावित करती है और इससे दो ग्रंथियां जुड़ी होती है, इससे, ठीक है, इससे दो ग्रंथियां जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और आमाशय के ऊपर होती है, ये पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है बच्चों, पित्त रस। तो पित्त रस स्रावित करती है और जो कि पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्त रस स्रावित करती है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। और ये पित्त रस जो है वो वसा का पाचन करता है। अग्नाशय जो है वो अग्नाशयिक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है तथा
जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा अणुओं में टूट जाता है जैसे ग्लूकोज, और वसा जो है वो वसीय अम्लों ग्लिसरॉल में टूट जाता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों में टूट जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। आज छोटी आंत क्षुद्रांत तक पाचन जो है वो कैसे हो रहा है वो मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। तो आज का होमवर्क लिख लेते हैं। प्रश्न 1, आमाशय में भोजन के पाचन की प्रक्रिया समझाइए। जो मैंने लिखवाया है आपको आमाशय के बारे में वही लिखना है, समझाइए। प्रश्न 2, यकृत व अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित पाचक रसों के नाम व कार्य लिखो। देखिए पाचक रसों के नाम और कार्य। यकृत क्या स्रावित करता है? यकृत करता है पित्तरस, और अग्नाशय रस। पित्तरस का क्या काम है? पित्तरस का काम है वसा को सरल अणुओं में तोड़ना, और अग्नाशय का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में तोड़ना। तो ये आपका क्लियर है, याद करते रहें बच्चों। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।